इंतजार खत्म हुआ, अब इंसाफ मिलेगा। पहाड़ ऊंचे, विशाल और अनंत। दूर से देखो तो लगता है कि खुदा ने फुर्सत से इन्हें तराशा है। यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। बुजुर्ग कहते हैं इन पहाड़ों में देवता बसते हैं। लेकिन कहानियां हमेशा मीठी नहीं होती। कुछ कहानियां रात के अंधेरे में दम तोड़ देती हैं। साल 2002 की शुरुआत। चमोली का ये अदीब दरी इलाका सुंदर तो था, पर अब ये सुंदर नहीं रहा था। देवताओं की इस भूमि पर एक शैतान ने डेरा डाल दिया था। अब यहाँ की कहानियां कलम से नहीं, खून से लिखी जा रही थी। गांव वालों की आंखों में अब नींद नहीं थी, खौफ था। शाम 4 बजते ही घर के दरवाजे लोहे की सलाखों से बंद हो जाते थे। गलियां सूनी हो जाती थी और हवाओं में सिर्फ एक अनजाना डर तैरता था। 6 मार्च 2002 दिन ढल रहा था। स्कूल की घंटी बजी। ये घंटी दीपक के लिए आजादी की घंटी थी। 9 साल का नन्हा दीपक, चेहरे पर सादगी, आंखों में मां से मिलने की चमक, अपना बस्ता कस के पकड़ा और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसे जल्दी थी क्योंकि गांव में चर्चा थी। सब कहते थे जंगल में वो आ गया है जो इंसानों को नहीं छोड़ता। मां ने सुबह कहा था दीपक सीधे घर आना। दीपक की छोटी छोटी टांगें उसी पगडंडी पर भाग रही थी जो उसे उसके घर तक ले जाती थी, और शायद उसकी किस्मत तक भी। पगडंडी का वो मोड़ जहां चीड़ के पेड़ धूप को रोक लेते थे, जहां खामोशी और गहरी हो जाती थी। दीपक रुकता है। उसकी सांसें तेज हैं। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन वो मंदिर का आदमखोर, वो डरता नहीं था, वो इंतजार करता था। उसे पता था कि ये पगडंडी उसे शिकार देगी। दीपक उस मोड़ पर पहुंचता है जहां झाड़ियां सबसे घनी थी। मौत बस एक हाथ की दूरी पर थी। उसने नहीं देखा कि झाड़ियों के बीच से 2 पीली आंखें उसे घूर रही थी। समय रुक गया, जंगल थम गया। एक झपट्टा, एक अधूरी चीख जो मां तक नहीं पहुंच पाई। पहाड़ों के उस शैतान ने चमोली की आत्मा को नोच लिया था। अगले दिन जब उसका आधा खाया हुआ शरीर मिला तो चमोली का कलेजा कांप गया। 7 मार्च 2002 सुबह के 8 बजे। सूरज की किरणें आज भी निकली थी, पर अदीब दरी की वादियों में उजाला कहीं खो गया था। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैरसेन, वो स्कूल जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता था, आज एक शमशान की तरह खामोश था। मास्टर लखपत सिंह रावत जी क्लास में दाखिल होते हैं। हर रोज की तरह उनके हाथ में चौक नहीं, आज सिर्फ वो रजिस्टर था जो धीरे धीरे मौत का हिसाब बनता जा रहा था। मास्टर जी ने मेज पर रजिस्टर रखा। उनकी नजरें ब्लैक बोर्ड पर नहीं गई, उनकी नजरें क्लास की तीसरी बेंच पर जाकर रुक गई। वो बेंच जो आज चीख चीख कर दीपक की मौजूदगी मांग रही थी। लखपत जी को याद आया कि यह सिलसिला दीपक से शुरू नहीं हुआ था। बीते महीनों में 12 मासूम डेस्क खाली हो चुकी थी। 12 घर जहां अब चूल्हा नहीं जलता था। 12 माएं जिनके आंखों के आंसू सूख चुके थे। क्या यह स्कूल है या कोई कत्लगाह? रजिस्टर के पन्ने पलटने की आवाज आज किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। लखपत जी ने गहरी सांस ली और हाजिरी शुरू की। उनकी आवाज में वो पुराना अधिकार नहीं, आज सिर्फ एक दर्द था। लखपत जी। अनुज जी सर। राहुल जी सर।
दीपक दीपक अब कभी प्रेजेंट सर नहीं कहेगा। 9 साल की वो मासूमियत कल शाम ही जंगल के उस अंधेरे में गुम हो गई थी। क्लास के बाकी बच्चे सिर झुकाए बैठे थे, मानो उन्हें डर था कि अगला नाम शायद उनका ना हो। मास्टर जी ने रजिस्टर बंद किया और अपनी कुर्सी पर बैठकर खिड़की से जंगलों को देखने लगे। रात का सन्नाटा कभी कभी शोर से ज्यादा डरावना होता है। 7 मार्च की वो रात अदीब दरी के हर घर में मातम था, लेकिन मास्टर लखपत सिंह रावत के घर में एक युद्ध चल रहा था। एक ऐसा युद्ध जो उनके दिमाग के अंदर था। दीपक की वो खाली बेंच उनकी बंद आंखों के सामने बार बार आ रही थी। नींद तो उन पहाड़ों से कोसों दूर जा चुकी थी, जहां अब सिर्फ गुलदार की पदचाप सुनाई देती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मास्टर जी उठे, पुरानी लकड़ी की मेज के पास पहुंचे। कांपते हाथों से उन्होंने फाइलों का वो ढेर टटोला जो बरसों की नौकरी का हिसाब था। उन्हें अपनी बैंक पासबुक ढूंढनी थी। अगले दिन बैंक जाना था, बस यह देखने के लिए कि क्या उनका वेतन का वो छोटा सा बोनस खाते में पहुंचा है या नहीं। एक साधारण शिक्षक की साधारण सी चिंता, लेकिन नियति ने उस रात कुछ और ही तय कर रखा था। पन्ने पलटते रहे, धूल उड़ती रही, और तभी फाइलों के उस बोझ के नीचे से एक पुराना मैला सा और पीला पड़ चुका लिफाफा मेज पर आ गिरा। वक्त जैसे वहीं ठहर गया। मास्टर जी का हाथ उस लिफाफे पर जाकर रुका। उन्होंने उसे उठाया, अपनी हथेली से उस पर जमी बरसों पुरानी धूल झाड़ी। जैसे जैसे धूल हटी, उस कागज पर लिखे अक्षर साफ होने लगे। वो एक साधारण कागज नहीं था, वो उनका गन लाइसेंस था। वही दस्तावेज जिसे उन्होंने दशकों पहले एक अंधेरी फाइल में दफन कर दिया था, जिसे उन्होंने कभी अपनी पहचान का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। मास्टर जी के हाथ कांपने लगे। उस ठंडे कागज में आज उन्हें एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। उस लाइसेंस को देखते ही कमरे की दीवार जैसे धुंधली होने लगी। लखपत जी अब उस कमरे में नहीं थे। उनकी आंखें उस कागज को देख रही थी, लेकिन उनका दिमाग दशकों पीछे जा चुका था। उन्हें सुनाई देने लगी फायरिंग रेंज की गूंज। उन्हें महसूस होने लगा अपने हथेलियों पर राइफल का वो ठंडा लोहा, एनसीसी का वो अनुशासन और एसएसबी की वो गुरिल्ला ट्रेनिंग जो अब तक उनके अंदर सो रही थी, अचानक जाग उठी थी। उस रात पासबुक और बोनस की चिंता कहीं पीछे छूट गई। मास्टर जी ने उस लाइसेंस को अपने सीने से लगा लिया। उन्हें समझ आ गया था कि जिस रक्षक को उन्होंने बरसों पहले सुला दिया था, आज उसे जगाने का वक्त आ गया है। अदीब दरी का हिसाब अब शुरू होने वाला था। यादों के पन्ने पलटने लगे और वक्त पीछे की ओर दौड़ने लगा। मास्टर जी की बंद आंखों के पीछे एक जवान खड़ा था। शिक्षक बनने से बहुत पहले लखपत के भीतर एक फौजी अनुशासन जन्म ले चुका था। छात्र जीवन के वो दिन जब एनसीसी की उस वर्दी ने उन्हें पहली बार कर्तव्य का पाठ पढ़ाया था। बूटों की वो आवाज, सीने का वो उभार और तिरंगे के प्रति वो समर्पण। उन्हें याद आया कि कैसे उस वर्दी ने उन्हें सिखाया था कि खुद से पहले समाज आता है। लेकिन उनकी असली रगड़ अभी बाकी थी। साल 1984, चमौली की वो सर्दियां। लखपत पहुंच चुके थे एसएसबी के उस ट्रेनिंग कैंप में जहां आम इंसान को एक छाया बनाया जाता है।
गुरिल्ला ट्रेनिंग ये कोई मामूली खेल नहीं था। यह खुद को मिटाकर जंगल बन जाने की कला थी। पहाड़ों की उन दुर्गम और खौफनाक चोटियों पर जहां ऑक्सीजन कम और मौत का डर ज्यादा होता था, लखपत ने सीखा कि कैसे अपनी धड़कनों को भी शांत रखा जाता है। शून्य दृश्यता, जब खुद का भी हाथ नहीं दिखता था, उस घने कोहरे और काली रातों में लखपत ने सीखा कि आंखें धोखा दे सकती हैं, लेकिन कान और अंतर मन नहीं। दुश्मन की आहट पहचानना, पत्तों की सरसराहट से उसकी दूरी नापना और अंधेरे को चीर कर सटीक निशाना साधना। उस्ताद की वो आवाज आज भी उनके कानों में गूंज रही थी। लखपत, अगर शिकार को देख नहीं सकते तो उसे महसूस करो। निशाना सिर्फ आंख से नहीं, कलेजे से लगाया जाता है। उस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी सीख आज उनके सीने में सुलग रही थी। उनके उस्ताद ने सिखाया था, जब सामने कोई कातिल खड़ा हो, जब कोई तुम्हारे नस्लों का लहू बहा रहा हो, तो वहां दया का कोई स्थान नहीं होता। वहां सिर्फ एक चीज काम आती है, सटीक वार, या तुम या वो। आज लखपत को समझ आ गया था कि अदीब दरी का वो गुलदार कोई जानवर नहीं, वो एक दुश्मन था, एक ऐसा कातिल जिसने युद्ध की घोषणा कर दी थी। और 1984 का वो गुरिल्ला आज अपनी पहली जंग के लिए तैयार था। कहते हैं कि एक सोल्जर से उसकी पहचान छीनी जा सकती है, उसका ओहदा छीना जा सकता है, लेकिन उसके अंदर का गुरिल्ला कभी नहीं मरता। वंस अ गुरिल्ला, ऑलवेज अ गुरिल्ला। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह लखपत सिंह रावत की फितरत है। एक सोल्जर जब अपनी गुरिल्ला ट्रेनिंग पूरी करता है तो वो सिर्फ लड़ना नहीं सीखता, वो अदृश्य होना सीखता है। समय बीत सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, हाथ में चौक और ब्लैक बोर्ड आ सकता है, लेकिन वो घात लगाकर बैठने वाली रूह, वो कभी नहीं सोती। वो बस इंतजार करती है एक पुकार का। साल 2000, चमोली जिला शूटिंग चैंपियनशिप। उस दिन मैदान में जिले के बड़े बड़े धुरंधर आए थे। सबके पास बेहतरीन हथियार थे, लेकिन उन सबके बीच खड़ा था एक साधारण सा स्कूल टीचर, जिसके भीतर एक अनुभवी गुरिल्ला शांत बैठा था। सबके लिए ये एक खेल था, लेकिन लखपत के लिए ये अपनी बरसों की रगड़ और एकाग्रता का इम्तिहान था। जब लखपत ने राइफल थामी तो वहां मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली गोली चली, सटीक, बुल्सआई। दूसरी चली, फिर से बुल्सआई। एक के बाद एक लखपत ने हर शॉट, हर गोली बिल्कुल निशानों के बीचों बीच उस लाल घेरे को चीरते हुए निकाली। हर शॉट बुल्सआई पर था। मैदान में सन्नाटा पसर गया था। वहां खड़े लोग समझ गए थे कि यह निशाना किसी नौसीखे का नहीं, बल्कि एक मंझे हुए गुरिल्ला का है, जिसकी आंख और उंगली के बीच मौत का फासला शून्य है। उस दिन लखपत पहले नंबर पर रहे और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के तत्कालीन शिक्षा सचिव उमाकांत पवार। पवार साहब खुद एक शानदार निशानेबाज थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लखपत की सटीकता किसी खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सोल्जर की रगड़ का नतीजा है। वे लखपत को लेकर चमोली के डीएम मदन सिंह के पास पहुंचे। डीएम साहब ने जब उस प्रतियोगिता के परिणाम देखे, जहां हर शॉट बुल्सआई पर था, तो उनकी कलम एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। उन्होंने गन लाइसेंस पर दस्तखत किए और लखपत की आंखों में देखते हुए कहा,
लखपत, ये लाइसेंस महज एक कागज नहीं है, ये एक वादा है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि शायद कभी इन पहाड़ों को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। वापस वर्तमान की उस ठंडी रात में मास्टर जी के हाथों में वही लाइसेंस था। उन्होंने अपनी बंद आंखों के पीछे उन 12 खाली बेंचों को देखा और फिर उस कागज को। 2 साल पहले मदन सिंह ने जो उम्मीद जताई थी, आज वो हकीकत बनने वाली थी। लखपत जी को समझ आ गया था कि वे चाहे कितने ही सालों से गणित पढ़ा रहे हों, स्पोर्ट्स सिखा रहे हों, लेकिन आज उनकी रगों में वही गोरिल्ला वापस लौट आया था। पहाड़ पुकार रहे थे। सटीक निशाना लगाने वाला वो हाथ आज फिर से राइफल की तलाश में था। गोरिल्ला जाग चुका था और अब आदमखोर के अंत की गिनती शुरू हो चुकी थी। अदीबदारी की वादियों में अब पंछी नहीं चहचहाते थे, वहां सिर्फ डर की एक चादर बिछी थी। गांव वालों ने घरों को कैदखाना बना लिया था, लेकिन वो गुलदार, वो कोई साधारण जानवर नहीं था। वो शातिर था। वो जानता था कि इंसान कहाँ कमजोर है। वो बस सही पल की ताक में था। 18 मार्च 2002 शाम के करीब 5 बजे थे। सूरज की आखिरी किरणें उन पहाड़ों को लाल कर रही थी। 10 साल का नन्हा संजय अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी माँ पास ही चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। संजय हंस रहा था, अपनी माँ से बातें कर रहा था। माँ ने उसे रोटी का एक निवाला तोड़ कर दिया और बर्तन धोने के लिए महज चंद सेकंड के लिए मुड़ी। बस वो चंद सेकंड। माँ जब पीछे मुड़ी तो आंगन खाली था। जमीन पर संजय की वो आधी रोटी पड़ी थी और उस पर धूल जम रही थी। कोई आवाज नहीं हुई, कोई चीख नहीं निकली। संजय गायब हो चुका था। माँ ने जब देखा तो एक गुलदार संजय को मुंह में लिए जंगल की तरफ जा रहा था। माँ की वो चीख उस दिन अदीबदारी की चोटियों से टकराई थी। वो आज भी उन पहाड़ों में गूंजती हैं। अभी संजय का गम ठंडा भी नहीं हुआ था कि 2 अप्रैल की वो तारीख आ गई। मासूम सरिता अपनी सहेलियों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। बचपन की वो मासूम सी मस्ती जिसमें मौत भी अपना हिस्सा ढूंढ रही थी। सरिता भागते हुए एक घनी झाड़ी के पीछे छिपी। उसने सहेलियों से कहा था, मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उसे क्या पता था कि झाड़ी के उस पार अंधेरे में 2 पीली आंखें उसे पहले ही ढूंढ चुकी थी। सहेलियों ने आवाज दी, सरिता बाहर आ जा, पर कोई बाहर नहीं आया। जब वे उस झाड़ी के पास पहुंची तो वहां सिर्फ झाड़ियों के टूटने के निशान थे और मिट्टी पर सरिता के घसीटे जाने की एक लंबी लकीर। सरिता उस दिन ऐसी छिपी कि आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। लखपत जी अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने स्कूल के उस खाली क्लासरूम को देखा और फिर अपने कांपते हाथों को। अब बहुत हो चुका था। वो मास्टर जो कभी शांति का पाठ पढ़ाता था, आज उसने तय कर लिया था कि अब हिसाब किताबों से नहीं, बारूद से होगा। उन्होंने अपनी चौक रखी, अपनी डायरी बंद की और उठ खड़े हुए। रक्षक का सफर अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, मास्टर लखपत सिंह रावत की ये कहानी सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं है। ये गुरु के अपने शिष्यों के प्रति उस सर्वोच्च बलिदान की गाथा है जिसे इतिहास ने भुला दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियां आप तक लाते रहें, तो अभी विस्पर एंड रोर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी एक सदस्यता हमें इन गुमनाम नायकों की आवाज़ बनने की ताकत देती है।
चमोली की हवाओं में अब सिर्फ मौत की गंध थी। संजय और सरिता के जाने के बाद लखपत जी के भीतर का इंसान मर चुका था और एक सोल्जर ने पूरी तरह नियंत्रण ले लिया था। अगली सुबह उन्होंने कांपते हाथों से अपनी आखिरी अर्जी लिखी। तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाने शहर जाना है। स्कूल के रजिस्टर को उन्होंने आखिरी बार देखा, उन खाली बेंचों को एक मुख विदाई दी। मास्टर जी जानते थे कि वे डॉक्टर के पास नहीं बल्कि उस बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहे थे जिसने पूरे पहाड़ को जकड़ रखा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। लखपत जी के एक अजीज दोस्त अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेकर उनके घर के बाहर खड़े थे। दोनों की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई बात नहीं हुई, बस एक सिर का इशारा और बाइक के इंजन की गर्जना ने पहाड़ की खामोशी को चीर दिया। वे सीधे पहुंचे बैंक के उस ठंडे गलियारे में। मास्टर जी ने अपनी पासबुक काउंटर पर रखी, मशीन चली और पासबुक अपडेट हुई। बोनस और जीवन भर की पाई जोड़कर कुल जमा पूंजी थी 1,40,000 रुपए। दोस्त ने फुसफुसाते हुए पूछा, लखपत, क्या तुम वाकई ये सब? मास्टर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी थैली में भरी। वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो उनके बच्चों का भविष्य था, उनकी मेहनत की कमाई थी। लेकिन आज वो पैसा कहीं जाने वाला था। बाइक अब कोट द्वार की पहाड़ियों को पार कर रही थी। रास्ता लंबा था, पर लखपत जी के दिमाग में सिर्फ एक गूंज थी। वे कोट द्वार की उस पुरानी दुकान के सामने रुके। दुकान के भीतर की खुशबू, पुरानी लकड़ी, तेल और लोहे की वो महक जिसे एक सोल्जर कभी नहीं भूलता। मास्टर जी ने मेज पर दो चीजें रखी। एक तरफ वो 1,40,000 रुपए की थैली और दूसरी तरफ मदन सिंह के दस्तावेज वाला वो ऐतिहासिक लाइसेंस। दुकानदार ने लाइसेंस देखा, फिर मास्टर जी की आंखों में देखा और पीछे मुड़कर एक भारी संदूक खोला। बाहर निकली .315 बोर की इंडियन ऑर्डिनेंस राइफल, काला चमकता हुआ लोहा, मजबूत बट और वो मारक क्षमता जो किसी भी आदमखोर का सीना चीर दे। जैसे ही लखपत जी ने उस राइफल को अपने कंधे पर रखा, वक्त ठहर गया। एनसीसी का वो अनुशासन, 1984 की वो एसएसबी गुरिल्ला ट्रेनिंग और मदन सिंह का वो सालों पुराना भरोसा, सब कुछ एक पल में उनके शरीर में बिजली बनकर दौड़ गया। अब वे केवल गणित और स्पोर्ट्स के मास्टर नहीं थे, अब वे अदीब दरी के रक्षक थे। लखपत जी ने अपने दोस्त की ओर देखा और बस इतना कहा, चलो। मास्टर जी वापस लौट रहे थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में पढ़ाई का सामान नहीं, मौत का सामान था। आदमखोर के दिन अब गिनती के रह गए थे। मास्टर जी कोटद्वार से वापस लौट रहे थे। उनके कंधे पर लटकी वो भारी .315 राइफल उनके नए वजूद की गवाही दे रही थी। उनके पास बंदूक थी, उनके पास एसएसबी की वो घातक गुरिल्ला ट्रेनिंग भी थी और उनके सीने में जल रही थी उन 12 मासूम बच्चों की मौत का बदला लेने की आग। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं थी, एक ऐसी दीवार जो उनकी जाबाजी और उस आदमखोर के बीच खड़ी थी। कानून की किताब बड़ी सख्त थी। आदमखोर को ढेर करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलता था जिनके पास दशकों का अनुभव हो, जो पुराने और नामी शिकारी हों। लखपत, वे तो सिर्फ एक स्कूल मास्टर थे। वन विभाग की नज़र में वे एक नौसिखिया थे।
जिनके हाथ में महज एक नई बंदूक थी। क्या एक अदना सा शिक्षक उत्तराखंड के कड़क वन विभाग को मना पाएगा? क्या उमाकांत पवार और मदन सिंह का रसूख उन्हें वो लाइसेंस टू किल दिला पाएगा? या फिर प्रशासन के कागजों के नीचे दबकर एक और मासूम की जान चली जाएगी? परमिट हासिल करने के लिए लखपत जी को कौन सी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और कैसे एक शिक्षक ने पूरी सरकार को अपनी जिद के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया? इतिहास के पन्ने पलटने वाले हैं। मास्टर लखपत सिंह रावत के रक्षक बनने की ये जंग अब और भी खतरनाक होने वाली है। कैसे मिला उन्हें वो पहला सरकारी शिकार? जानने के लिए देखिए विस्पर एंड रोर्स का अगला भाग, परमिट की जंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का? अभी स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर क्लिक कर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लखपत सिंह रावत जी के इस अभियान का हिस्सा बने। इसका अगला भाग अगले हफ्ते शुक्रवार को रिलीज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।